गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल शर्मा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं यहाँ पिछले 4 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर हर साल 6-7 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आना और उसके साथ नॉलेज रखना दोनों इम्पोर्टेंट है। भाई नंबर अच्छे आ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ेगी और नॉलेज है तो आपको आगे काम आएगा। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नंबर तो आ जाते हैं लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं रहती। तो नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लाना, ये अच्छे तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करना, अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखना, किस तरीके से आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। पढ़ाते तो सब टीचर है, समझाते भी सब है, समझ में भी सब आता है, लेकिन कॉपी में किस तरीके से हम लिख रहे हैं, आपके ऊपर कितना फोर्स डाला जा रहा है, कितना फोकस किया जा रहा है, हर एक बच्चे पर कितना फोकस किया जा रहा है, लिखने का तरीका वगैरह सब क्या है, वो सब चीज मायने रखती है। और जो हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, हर साल 5-6 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं और 90 हो के 10-15 बच्चे हर साल लेते हैं। तो कोशिश है कि कोरोना टाइम में भी आपकी पढ़ाई खराब ना हो, उसके लिए हम YouTube चैनल पर फिर आ गए हैं। जैसे 2020 में भी हमने कुछ चैप्टर पढ़ाए थे ऑनलाइन, लेकिन बीच में क्लासें हमने बंद कर दी थी, लेकिन इस सीजन के अंदर हम फिर ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट अगर रहता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप जैसे आज हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप देखिए बेटा कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि 11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो। सीबीएसई बोर्ड में तो कंटिन्यूअस एनसीईआरटी चल ही रहा है, लेकिन आरबीएसई बोर्ड 11th में लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हो गया था। जैसे 9th का और 11th का पैटर्न चेंज हुआ था, एनसीईआरटी बुक आ गई है। और इस ईयर 2021 यानी जो सत्र आपका है 2021-22 वाला, इसमें भी 12th और 10th क्लास में भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए कि एनसीईआरटी के लिए सबसे पहले तो हम आपको पूरे सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहते हैं, आप लोगों को ना चैप्टर पता है ना कुछ पता है। तो एक बार हम आप लोगों को चैप्टर के बारे में बता देते हैं, कितने चैप्टर हैं, कितनी मार्किंग है। मार्किंग की अगर मैं बात करता हूँ तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए मार्किंग आ गई है, क्योंकि उनकी तो फिक्स रहती है, यूनिट वाइज मार्किंग रहती है। लेकिन आरबीएसई बोर्ड में मार्किंग अभी तक आई नहीं है, तो मार्किंग आ जाएगी, वैसे ही हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और देखिए कि एक ऑनलाइन क्लास को थोड़ा सीरियसली पढ़ें, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लास का जैसे है सिस्टम गवर्नमेंट ने कर रखा है, ऑनलाइन क्लास कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा सीरियसली ऑनलाइन क्लास में फोकस करें। मजाक में ना पढ़ें, जैसे 2020 के अंदर आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ाई की है या मस्ती में मजाक में साल निकाल दिया, लेकिन आप सीरियसली थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट करें, अपना टाइम खराब मत करें। अब कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे। अरे भाई एग्जाम नहीं होंगे चलो कोई बात नहीं, आप प्रमोट हो गए, लेकिन प्रमोट होने से क्या आपकी जिंदगी कट जाएगी क्या? आपको नॉलेज नहीं होगी तो आगे के एग्जाम में क्या करोगे? मुझे एक बात बता दो कि कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्या प्रमोट हो गया क्या? रीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रीट वालों को क्या प्रमोट करके नौकरी दे दी क्या? ये सीधा बेवकूफ बनाने का काम है, प्रमोट हो गया वो हो गया। लेकिन एग्जाम होने से आपका भी पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे प्रमोट होते होते काम चलता रहा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसमें गवर्नमेंट तो है ही, उनको तो हाथ है ही बेरोजगार करने में, लेकिन कुछ परसेंट नुकसान हमारे गार्जियंस का भी है, आप लोगों का भी है कि हम प्रमोट होकर बहुत खुश हो जाते हैं। एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए बोर्ड क्लास है, 10th और 12th क्लास दोनों पे थोड़ा सा फोकस करें। तो हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। जैसे अभी पहले हम सबसे पहले तो पैटर्न के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। 12th हिंदी मीडियम का जो लेक्चर बन रहा है, अभी इंग्लिश मीडियम के लेक्चर हमने पढ़ाया था। हिंदी मीडियम के लेक्चर अलग है और इंग्लिश मीडियम के लेक्चर अलग है, इसलिए ध्यान रखें दोनों मीडियम का अलग अलग लेक्चर है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले सत्र जो अपने पास है
2021 और 2022, ये सत्र हमारे पास। एनसीईआरटी बुक है, हमने यहाँ पर लिख दिया एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम बोर्ड के लिए आरबीएसई या फिर सीबीएसई। आरबीएसई में भी हिंदी मीडियम होता है और सीबीएसई में भी हिंदी मीडियम होता है, दोनों बोर्डों के लिए हिंदी मीडियम के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक आपका है संबंध एंड फलन, संबंध और फलन। दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा हमारे पास है अवयव। चौथा है हमारे पास सारणी। पांचवा है सांतत्यता। और अवकलनीयता। अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, क्षेत्रफलन, अवकल समीकरण, सदिश, 3D, एलपीपी, चलो हम हिंदी में लिख देते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और प्रायिकता, यानी पहला टॉपिक है संबंध और फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा है अवयव, चौथा सारणी, सांतत्यता और अवकलनीयता। अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, क्षेत्रफलन, अवकल समीकरण, सदिश, 3D, ये दोनों सदिश से रिलेटेड है दोनों चैप्टर, रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ये अपने पास प्रायिकता। तो अब आप देखिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये पार्ट अगर आपको ढंग से क्लियर हो जाता है तो कॉलेज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर एक कंप्लीट पेपर है और सेकेंड ईयर के अंदर भी एक कंप्लीट पेपर है। अगर ये आपके ढंग से क्लियर हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा 35 नंबर का है, 35 से ज्यादा हो सकता है, कम का नहीं है, क्योंकि अभी मार्किंग आई नहीं है इसलिए मैं एक्यूरेट बता रही हूँ। लेकिन ध्यान रखें कि 35 मार्क्स का तो आएगा ही है, इससे कम का नहीं आएगा। और ये 10 मार्क्स का मिनिमम है, ये 10 मार्क्स का। भी जैसे हम अभी बताया था मैं, ये अपने पास दोनों चैप्टर मिलाकर 8 मार्क्स के, सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड क्योंकि आरबीएसई का भी आया नहीं है। ये अपने पास है 10 मार्क्स, ये 35 मार्क्स, ये 14 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, 4 में 5 का है, और ये 8 मार्क्स। अब आरबीएसई बोर्ड में थोड़ा बहुत एक आध नंबर चेंज होंगे, आरबीएसई बोर्ड का पैटर्न अभी आया नहीं। ये सीबीएसई बोर्ड का कोई मार्किंग है, 8 मार्क्स है, 10 मार्क्स के हैं, ये 35 मार्क्स के हैं, ये 14 मार्क्स के हैं, ये 5 मार्क्स का और ये मार्क्स। तो अब आप देखिए कि यहाँ से हम चैप्टर उठा रहे हैं अवयव। सबसे पहले अवयव आप लोगों को समझाएंगे, अवयव सारणी। एक चीज ये भी समझ लें कि जैसे ये है, ये अलग है, सेपरेट है, बिल्कुल किसी से रिलेटेड नहीं। ये जो आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी है 11th क्लास में, उससे रिलेटेड है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अगर ये ढंग से समझ में आ जाता है तो अवकलन ढंग से समझ में आ जाएगा, और अवकलन
जो है, बाकी सेपरेट अलग है। तो अब आप देखिए अवयव बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए अवयव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव क्या होता है, तो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा होता क्या है, आप इसको समझा रहे हैं। mn संख्याओं के समूह को m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने के तरीके को अवयव कहते हैं। mn संख्या के समूह को n पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने के तरीके को अवयव कहते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को पंक्तियों और स्तंभों में अरेंज कर रहे हैं। जैसे क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, उनको क्लासरूम में अरेंज करना, पेपर दिलाना है, तो पंक्तियों में और स्तंभों में उनको अरेंज करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। अब देखिए अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण क्लियर है भाई। अवयव का निरूपण, अवयव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखिए कि मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, A11 A12 A13 डेटेड एज A1, A21 A22 A23 A21। देखिए यहां पर ये जो है, ये पड़ी हुई आपको नजर आ रही है, ये है पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ऐसे डेटेड एज, ये एमवी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में कौन देना, क्योंकि डेटेड एज है तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी से डेटेड एज चल रहे हैं एमवी पंक्ति। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये एनवाई स्तंभ। मतलब इस तरीके से तो जो हम बता रहे हैं, ये जो सिस्टम है वो तो है स्तंभ, और इस तरीके से जो है वो है पंक्तियां। मतलब ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई डेटेड एज, ये एमवी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया और ये एनवाई स्तंभ। तो पहला पॉइंट यहां पर देखिए, एआईजे का मतलब, एआईजे का मतलब क्या है, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटाओ कि एआईजे, तो आई तो बताता है पंक्ति को, आई तो किसको बताता है, पंक्ति को, और ये जे जो है ये बताता है स्तंभ। यानी एआईजे का मतलब जो है, ये तो मीनिंग जो है वो है आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में कौन सा अवयव आ रहा है, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में कौन सा अवयव आ रहा है। अब आप देखिए अवयव का क्रम या कोटि, किसी भी अवयव का क्रम या कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कुल अवयव, अवयव में कुल कितने अवयव हैं, तो इनको जैसे एक बार यहां पर हम बता देते हैं m बाई n। m क्या है, पंक्तियों की संख्या। देखिए कितनी पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी, डेटेड एज, m पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, डेटेड एज, n स्तंभ।
ये हुई। और अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे की, अवयव के अवयव, अवयव कितना हुए n, अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, अवयव क्रम या कोटि ऐसी चीज रहेगी। जैसे पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या है, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, तो 3 गुणा 4 ही लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। अब आप देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए भाई, अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं इनसे रिलेटेड जो अभी समझाया है। पहला क्वेश्चन, एक अवयव हमारे पास है 2 माइनस 1 3 0, 4 माइनस 2 0 माइनस 2, 3 4 माइनस 1 0, ये मैट्रिक्स है। तो पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि 8 2 3 या 8 3 1, ये आपको बताना है। 8 2 3 का मतलब क्या है, अभी बताया है। पहला जो संख्या है, पहली संख्या है वो बताते हैं पंक्ति को, और दूसरी जो संख्या है वो बताते हैं स्तंभ को। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति ये चल रही है और तीसरा स्तंभ, देखो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, ये अवयव आ रहा है, क्या आंसर आ जाएगा। अब बताइए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये चल रही है और पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ ये आ रहा है, तो ये एलिमेंट आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 2 4 बताइए कितना है, दूसरी पंक्ति है और चौथा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ कितना है, -2। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाए कि अवयव का क्रम क्या है, अवयव का क्रम या कोटि, तो अवयव का क्रम या कोटि कितनी है, n बाई n, मैंने आपको बताया था। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, कितनी पंक्तियां हैं, एक, भाई पूरा पूरा एक पंक्ति है, 2 3, और स्तंभ कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। और थर्ड पॉइंट अपने पास है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयव कितने हैं, अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बाहर। अगर आपसे क्रम या कोटि पूछी जाए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 3/4 या जो भी है तो वही लिखेंगे। अगर आपने 12 लिख दिया तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, लेकिन अवयव की संख्या पूछी जाए तो अब गुणा करके लिख देंगे, कितना है 3 × 4 12। ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। अब आप देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का, यदि किसी अवयव में अठारह अवयव हो तो इस अवयव की संभव कोटियां बताइए, यानी एक अवयव 18 अवयव है तो इस अवयव के संभव कोटियां बताइए। अवयवों की संख्या कितनी है, 18, यानी mm की जो वैल्यू वो है। तो क्या क्या, तो 18 के ऐसे गुणनखंड आप करेंगे कि उनका गुणा कितना है 18 है, तो क्या क्या गुणनखंड पॉसिबल है देखिए, यानी संभावित क्रम या कोटि, संभावित क्रम या कोटि कितनी है 18 × 1 और 1 × 18। अब ये मैं सुनना कि सब दोनों एक ही तो है,
अरे भाई दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अवयव पढ़ रहे हैं, अवयव में यहाँ पहले पंक्ति आती है, बाद में स्तंभ आता है। तो यहाँ 18 पंक्ति और एक स्तंभ है, और यहाँ एक पंक्ति और 18 स्तंभ। देखो यहाँ 18 पंक्ति थी, यहाँ एक ही पंक्ति है, तो फर्क आ गया दोनों में, तो दोनों अलग अलग है। 9 गुना 2 और 2 गुना 3 गुना 6, 6 गुना 3, तो कुल संभावित क्रम कितना है? 6 है। अब इसी में काफी सारे क्वेश्चन हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखिए, चेंज कर रहे हैं हम क्वेश्चन दूसरा। देखिए भाई, अगर यहां बोलते हैं 13 अवयव है, तो संभावित कोटियां लिखिए। तो देखो भाई अवयव की संख्या 13 है, तो संभावित क्रम या कोटि कितना है? 13 गुना 1, 1 गुना 13। क्या और गुना घटे पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो कुल संभावित क्रम कितना है? कुल संभावित क्रम कितने हुए भाई? 2। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 24 अवयव हैं, तो कुल संभावित क्रम कितना है बताइए? 24 गुना 1, 1 गुना 24, 12 गुना 2, 2 गुना 12, 8 गुना 3, 3 गुना 8, 6 गुना 4, 4 गुना 6, तो कुल संभावित क्रम कितना है? 8। कुल संभावित क्रम कितना है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं। अवयव का निर्माण करना, अवयव का निर्माण कैसे किया जाता है? तो देखें आप लोग, एक 2x2 के अवयव का निर्माण करो। यदि 2x2 के अवयव का निर्माण करो यदि उसके अवयव निम्न प्रकार है। 1/2 i माइनस। अभी इंग्लिश मीडियम में भी हमने सेम क्वेश्चन करवाया था। देखिए कि एक कोई मैट्रिक्स है, कितने में कितने का बनाना है? 2x2 का, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आपको बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पर A11, A12, A21, A22 आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 13 रखा तो एक पंक्ति और 3 स्तंभ हो जाएंगे, क्योंकि स्तंभ कितने होने चाहिए? 2, तो आगे नहीं आएगा, मतलब तीसरा स्तंभ नहीं आएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ 3-1, तो 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति तो आएगी, कितने पंक्ति रखनी है? 2, और स्तंभ भी कितने रखना है? 2। इसका मतलब ये नहीं है। अब किसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है? अवयव जो है AIG। अब आप देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 पर 1/2, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 1/2। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पहली वैल्यू i की होती है और दूसरी j की होती है। जैसे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो i की जगह तो 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे। तो 1/2 ये माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन मोड लग रहा है, मोड का मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। अब आप देखिए 2 2 माइनस 1 कितना है? 1 आएगा। A22 तो 1/2, 2 माइनस 2 कितना है? 0, ये 0। अब आप देखिए कि मैट्रिक्स कितना रहेगा? वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी एलिमेंट जो आ रहे हैं 1 1 1 2 1 2 1 2 2 सबकी वैल्यू मैट्रिक्स में रख दीजिए, मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। कितना रहेगा? 0, 1/2, 2 1 की वैल्यू 1/2 और 1। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अब यहाँ
देखिए अवयवों की समानता, अवयवों की समानता नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवयवों की समानता। दो अवयव समान कब होंगे, पहले उसके बारे में हम बात करें। दो अवयव समान होंगे यदि उनके, पहली बात तो हम बात कर रहे हैं कि उनका क्रम समान हो, यानी दो अवयव समान कब होंगे, जब उनका क्रम समान हो। यानी दो अवयव समान होंगे यदि उनका क्रम समान हो। क्रम का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या के समान होनी चाहिए, तब जाकर दो अवयव समान होंगे। अगर दो अवयव समान है, यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। अगर दो अवयव क्या है, समान है, तो उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो अब आप देखिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यदि AB23 और यहां है आपके पास -1023 हो तो A और B क्या करें। देखिए भाई AB23 यहां ऑलरेडी क्वेश्चन में समान बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, समान। तो देखिए यहां पर भी दो पंक्ति हैं और दो स्तंभ हैं, यानी 2x2 है। यहां पर भी देखिए दो पंक्ति हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और दो स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या पंक्तियों के बराबर है और स्तंभों की संख्या स्तंभों के बराबर है। मतलब कोटि समान है, और कोटि समान हो तो संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। ये कहने का मतलब है कि दो अवयव समान है तो समान कब होंगे, पहली कंडीशन में कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए। फिर अगर समान अवयव है तो उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर A का मान -1 और B का मान 0, या दो की जगह दो ही देख लीजिए, और तीन की जगह कितना है, 3। दो की जगह 2, 3 की जगह 3, तो ये अपने पास मैट्रिक्स है। अब आप देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसको और बता देते हैं। ये 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। कल हम आप लोगों को बताएंगे अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार के बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि यदि x + y + z, y + z और x + z बराबर 9, 7 और 5 हो तो x, y, z ज्ञात करें। देखिए भाई तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर दो मैट्रिक्स बराबर है, अगर दो मैट्रिक्स समान है तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। तो आप देखिए यहां पर x + y + z, y + z और x + z। अब आप देखिए y + z के लिए समीकरण एक में रखें, तो आप देखिए समीकरण एक में y + z बराबर 7 रखें। बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर x + z भी तो रख सकते हैं। हाँ, x + z भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम y + z के लिए रख रहे हैं तो x + y + z घटा के उसकी जगह क्या रखना है, 7। तो ये 9 - 7, तो ये
बता रहा है। अब आप देखिए कि x की वैल्यू, x की वैल्यू एक बार समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं। समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 3 में x के लिए 2 रखेंगे तो 2 + z 5, तो z बराबर 3, z बराबर कितना है 3। अब आप देखिए x का माना गया है, z का माना गया है, x और z दोनों के मान आने के बाद अब हम समीकरण 2 में z बराबर 3 रखने पर, z बराबर 3 रखने पर तो y प्लस z का मान 3, तो y बराबर 6, यानी ये अपने पास मान आ चुका है। तो ध्यान रखें कि दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव क्या होंगे, समान। तो कल के क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को अवयव के प्रकार। आज की क्लास में यही स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में एक बार जो भी बता दें कि अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी बता दें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो भी बता दें।